हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने का टारगेट, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिया टास्क। झारखंड के 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। ये काम कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को करना है। इसके साथ ही उन किसानों की लिस्ट तैयार करनी है जिनके जीवन में बदलाव लाया गया हो। ये टास्क राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के अधिकारियों को दी है। मंगलवार को बीएयू में आयोजित राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2025-26 को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि रबी फसल से संबंधित जानकारी को हर किसान तक पहुंचाना है ताकि अधिक पैदावार की दिशा में कदम बढ़ाए जा सके। राज्य स्तरीय कर्मशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने बदलते मौसम के साथ कृषि के क्षेत्र में बदलाव और रबी फसल से हुए नुकसान की भरपाई की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि से किसानों का नुकसान 25 से 30% तक दिख रहा है। यह बढ़कर 40% तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में अधिकारियों को किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। विभाग के अंदर अधिकारियों के आपसी सामंजस्य से किसानों की परेशानियों को कम किया जा सकता है। बिरसा फसल बीमा से आच्छादित किसानों को मुआवजा राशि दिलाने से लेकर फसल बीमा का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को आपदा प्रबंधन से मुआवजा दिलाने में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। फसल नुकसान की रिपोर्ट अंचल से जिला मुख्यालय तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए अधिकारी तत्परता दिखाएं। झारखंड में केसीसी के लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को विशेष पहल करने की जरूरत पर बल दिया गया है। विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि रबी फसल की बात हो या खरीफ फसल की, किसानों के लिए निश्चित कैलेंडर होना जरूरी है। इससे हर काम सही समय पर हो सकता है। मिट्टी जांच के साथ फसल का चयन बहुत जरूरी है। 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होगा राज्य भर में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। राज्य में इस वर्ष फिर 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव द्वारा जल्द ही इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को कार्यक्रम आयोजित करने का आधिकारिक निर्देश जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम की तिथि को 14 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव के आने वाले परिणाम और 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस जैसी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया है। साथ ही 15 दिसंबर को आपकी योजना कार्यक्रम को इसलिए भी समाप्त किया जा रहा है ताकि 20 दिसंबर से राज्य में क्रिसमस का त्योहार शुरू हो जाता है। उपायुक्तों को लगभग 1 महीने तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन करने तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ शिविर में ही आमजनों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लागू करने की दिशा में पहल करने का सुझाव है ताकि कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति किसी योजना के लाभ से वंचित नहीं हो सके। यह भी सुनिश्चित करने का सुझाव है कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक शिविर का आयोजन हो। आयोजित होने वाले शिविर स्थल और तिथि की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी देने का निर्देश दिया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों को पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा और उसका ऑन द स्पॉट निवारण की भी कोशिश की जाएगी। कोडरमा में लिट्टी और चावल खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के बेहराडीह गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्य फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। सभी को तत्काल कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने चावल और लिट्टी खाया था। भोजन करने के कुछ ही देर के बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई। पहले घर पर ही घरेलू उपचार किया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर देर रात सभी को अस्पताल ले जाया गया। बीमार पड़ी 18 वर्षीय रीना कुमारी ने बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद उनके पेट में तेज दर्द हुआ और उल्टी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में परिवार के अन्य सदस्यों में भी वही लक्षण दिखने लगे। पहले स्थानीय चिकित्सक से इलाज कराया गया, लेकिन जब स्थिति गंभीर हुई तो सभी को सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी की स्थिति अब स्थिर और खतरे से बाहर है। बीमार पड़े लोगों में कंचन देवी 40 वर्ष, उनकी बेटियां रीना कुमारी, रोशनी कुमारी, स्वीटी कुमारी और बेटा अस्मित राजवंश शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। टीम ने परिवार द्वारा खाए गए भोजन के बचे हुए अंशों का नमूना एकत्र किया है ताकि जांच कर कारणों की पुष्टि की जा सके। एक ही परिवार के 5 लोगों के बीमार पड़ने से गांव में हड़कंप मच गया है। आसपास के ग्रामीण अस्पताल पहुंचकर परिवार का हालचाल ले रहे हैं। झारखंड के 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों को मिलेगा 14 महीने का बकाया कमीशन। सरकार ने जारी किए 52 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार ने राज्य के 25,000 से ज्यादा पीडीएस डीलरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 14 महीने से रुके हुए डीलर कमीशन का भुगतान करने के लिए 52 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। ये राशि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत डीलर कमीशन और खाद्यान्न ढुलाई के लिए प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान एसएनए एसपीआर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन डीलरों के बैंक खातों में किया जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 38 करोड़ 76 लाख रुपए की मंजूरी दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अतिरिक्त 52 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया। इससे पहले मई और जुलाई में कुल 72 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आवंटन किया गया था। रांची जिले में करीब 2000 पीडीएस डीलर हैं, जिनमें से 1800 डीलरों के बैंक विवरण पूर्ण हो चुके हैं। बाकी डीलरों के खातों में सुधार का काम चल रहा है। विभाग का कहना है कि अगले 15 दिनों में सभी डीलरों को भुगतान मिल जाएगा। ये भुगतान SPARS प्रणाली के जरिए किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। राज्य स्तर पर खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय इस भुगतान प्रक्रिया की निगरानी करेगा और जिला आपूर्ति पदाधिकारी DSO को भुगतान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राशि का उपयोग सरकारी नियमों के अनुसार ही किया जाएगा और भुगतान के बाद जिलों को उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी UC भेजना होगा। महालेखागार झारखंड द्वारा व्यय का ब्यौरा जांचा जाएगा। घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी। मतदान के 48 घंटे पहले बंगाल और ओडिशा की सीमा होगी सील। घाटशिला में 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने बंगाल और ओडिशा से सटे बॉर्डर पूरी तरह सील रखने का निर्णय लिया है। मतदान के 48 घंटे पहले झारखंड से सटे दोनों राज्यों के बॉर्डर पूरी तरह से सील रहेंगे और जगह जगह बने चेकपोस्ट पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। चुनाव आयोग ने नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने का निर्देश देते हुए केंद्रीय बलों की गश्ती तेज करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने घाटशिला में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष उपचुनाव कराने के लिए की गई प्रशासनिक तैयारी की जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल एरिया में पैरामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। घाटशिला के उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों की किस्मत 2,55,823 वोटर करेंगे, जिसमें 1,24,899 पुरुष और 1,30,921 महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए हैं। बहरहाल मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विधायक कल्पना सोरेन लगातार JMM प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। वहीं मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में चुनाव प्रचार करने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी घाटशिला पहुंचे। उन्होंने कई चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन भी मौजूद थे। मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास के पास लगा निषेधाज्ञा। स्थायीकरण और सामान्य कार्य सामान्य वेतन की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड सहायक अध्यापक संघ के द्वारा नगर विकास आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास को घेराव करने का निर्णय लिया है। बुधवार के इस आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने मंत्री के आवास उत्सव उपवन के आसपास निषेधाज्ञा लगा दी है। मंगलवार को इसकी जानकारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते ने दी है। मंगलवार देर रात को पत्रकारों से बात करते हुए SDM ने उत्सव उपवन के आसपास विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने निषेधाज्ञा लागू करने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर मंत्री के आवास के आसपास 500 मीटर की परिधि वाले क्षेत्र में BNSS की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आवास उत्सव उपवन के आसपास 500 मीटर की परिधि वाले क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने आदि पर पूर्ण रूपेण रोक लगाई जाती है। यह आदेश दिनांक 4 नवंबर 2025 से 6 नवंबर 2025 तक 500 मीटर की परिधि वाले क्षेत्र के लिए 72 घंटों के लिए प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि झारखंड सहायक अध्यापक संघ के द्वारा सामान्य कार्य के सामान्य वेतन की मांग लगातार की जा रही है। मांग पूरी नहीं होने पर मंत्री के आवास का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इसी निर्णय के तहत बुधवार को यह आंदोलन तय हुआ है। झारखंड में पड़ने लगी ठंड, नवंबर माह में ही सताने लगी सर्दी। अभी नवंबर का महीना शुरू ही हुआ है कि ठंड ने दस्तक दे दी है। रांची समेत ज्यादातर जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में खूंटी व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। रांची का पारा 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवाओं की सक्रियता की वजह से तापमान में कमी देखी जा रही है। अगले कुछ दिनों तक सुबह के वक्त कोहरा या धुंध से भी सामना होगा। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद के अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड होने की संभावना है।
पहले सुबह और शाम को सूरज ढलने के बाद ठंड महसूस होने लगी है। घरों में एसी और पंखे चलने बंद हो गए हैं। गर्म कपड़ों की तलब महसूस होने लगी है। ज़्यादातर घरों में कंबल और रजाइयाँ निकल गई हैं। ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से स्किन में खिंचाव बता रही है कि सर्दी आ चुकी है। खास बात यह है कि दिन के वक्त भी ठंड महसूस हो रही है। इसकी वजह यह है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का गैप कम हो गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश, 15 नवंबर से पुलिसकर्मी पहने शीतकालीन वर्दी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को 15 नवंबर से शीतकालीन वर्दी पहनने का निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय ने पहले 1 मार्च 2025 से ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनने का निर्देश दिया था, लेकिन शरद ऋतु के आगमन पर अब नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश होमगार्ड मुख्यालय समेत पुलिस के सभी इकाइयों को दिया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 नवंबर से 15 मार्च तक सभी पुलिसकर्मी शीतकालीन वर्दी पहनेंगे। जानकारी के मुताबिक पुलिस पदाधिकारी परिधान भत्ता यानी कि वर्दी के लिए 4500 रुपये मिलता है, जबकि पुलिस जवान को 4000 रुपये दिया जाता है। इससे पुलिस पदाधिकारी और जवान को वर्दी, वुलन वर्दी, बेल्ट, जूता, मोजा, टोपी आदि खरीदना होता है। यह परिधान भत्ता हर साल मिलता है। चुनाव बिहार में और तैयारी हजारीबाग में, जाने आखिर क्या है कारण। बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसकी तैयारी हजारीबाग में चल रही है। हजारीबाग जिला प्रशासन चुनाव को लेकर विशेष तैयारी कर रही है। हजारीबाग की सीमा पड़ोसी राज्य बिहार से मिलती है। यही कारण है कि इस जिला में भी प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। खास करके सुरक्षा और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इस पर विशेष रूप से नजर रखा जा रहा है। बिहार में पहले चरण को लेकर मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण को लेकर 11 नवंबर को होगा। इसका नतीजा 14 नवंबर को आना है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग बिहार में तैयारी पूरी कर ली है। दूसरी ओर झारखंड के हजारीबाग में भी चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। हजारीबाग की सीमा बिहार के गया से मिलती है। इसे देखते हुए हजारीबाग में विशेष रूप से जांच चल रही है। सभी गाड़ी जो झारखंड से बिहार प्रवेश कर रहा है उसकी जांच की जा रही है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसे लेकर हर एक पहलू पर विशेष रूप से नजर बनाई गई है। दिन तो दिन, रात के समय में भी अगर कोई भी गाड़ी गुजरती है तो जांच की जाती है। 10 अक्टूबर को जिला के चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाहा स्थित झारखंड बिहार चेक पोस्ट के पास गुरुवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 16 लाख से अधिक नगद बरामद किए गए। उत्पाद विभाग भी चुनाव के मद्देनजर भारी मात्रा में शराब भी जब्त किया है। विभाग ड्रोन के मदद से पूरे इलाके पर नजर बनाई हुई है। इसको लेकर हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि हाल के दिनों में दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई थी। गया प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। बिहार में चुनाव को लेकर हजारीबाग में प्रशासन अलर्ट मोड में है। बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर है। चुनाव प्रभावित ना हो, इसे लेकर हजारीबाग प्रशासन भी सख्ती बरत रही है। कुत्तों को लेकर राज्यों के मुख्य सचिवों ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। मामला लखीसराय में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से जुड़ा हुआ था। अदालत ने इस मामले में पहले ही सख्त रुख अपनाया था और इसकी सुनवाई भी चल रही थी। अदालत ने सभी राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अनुपालन को लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। ऐसे में सभी अधिकारी कोर्ट के समक्ष पेश हुए और हलफनामा समय पर दाखिल नहीं करने पर अदालत से माफी मांगी। दरअसल एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के पालन को लेकर हलफनामा दाखिल न करने पर कोर्ट ने सवाल उठाया था। कोर्ट ने सभी मुख्य सचिवों की माफी स्वीकार कर ली और आगामी तारीखों में व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट दे दी, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में यदि ऐसी चूक दोबारा हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ के समक्ष पेश हुए अधिकारियों ने बताया कि आदेश के अनुसार हलफनामे दाखिल कर दिए गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी और अगली सुनवाई की तारीख 7 नवंबर तय की है। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि वह सरकारी भवनों और परिसरों में कुत्तों को खाना खिलाने पर निगरानी के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। पीठ ने टिप्पणी की कि कई बार सरकारी कर्मचारी स्वयं कुत्तों को बढ़ावा देते हैं, जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि इस पर रोक लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। पूर्व विधायक संजीव सिंह को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती। धनबाद के डिप्टी मेयर रहे दिवंगत कांग्रेसी नेता नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद सिविल कोर्ट से बरी हुए झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 3 अपील याचिकाएं दायर की गई हैं। ये याचिका नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने, मृतक चालक घलटू महतो की पत्नी ने और मृतक अशोक यादव की पत्नी ने दायर की है। पिछले दिनों धनबाद की निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में संजीव सिंह सहित कुल 10 आरोपियों को बरी कर दिया था। याचिका दायर करने वालों ने अपनी अपील में झारखंड सरकार के साथ साथ संजीव सिंह, जनेंद्र कुमार सिंह
सिंह उर्फ पिंटू सिंह और अन्य आरोपियों को प्रतिवादी बनाया है। गौरतलब है कि संजीव सिंह को करीब 8 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उनकी पत्नी रागिनी सिंह फिलहाल झरिया से विधायक हैं। नीरज सिंह की हत्या 2017 में सरायढिला थाना क्षेत्र में हुई थी। लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन अब उस फैसले को चुनौती दी गई है। धनबाद के बरमसिया पुल की मरम्मत बुधवार से 20 दिसंबर तक इस रूट से वाहनों का आवागमन बंद। धनबाद डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर शहर के बरमसिया पुल की मरम्मत का कार्य बुधवार 5 नवंबर से प्रारंभ होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान गार्ड वाल की मरम्मत और पुल के ऊपर की सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मरम्मत कार्य के दौरान पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। ये रोक 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्गों का रूट मैप जारी किया है। भारी मालवाहक वाहन FCI गोदाम भूदा बलियापुर मार्ग होकर चलेंगे। वहीं छोटे वाहन बरमसिया भूदा मनईटाण से हीरापुर की ओर जाएंगे। मनईटाण हावड़ा मोटर धनसार चौक जेपी चौक बिरसा चौक श्रमिक चौक रणधीर वर्मा चौक हीरापुर जाएंगे, जबकि हीरापुर से बरमसिया की ओर जाने वाले छोटे वाहन रणधीर वर्मा चौक श्रमिक चौक बिरसा चौक जेपी चौक धनसार मोड़ हावड़ा मोटर होते हुए बरमसिया जाएंगे। जिला प्रशासन ने आम लोगों व वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से होकर ही अपने वाहन चलाएं। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पुल से पुनः आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। लातेहार में मनचलों से परेशान छात्राएं, प्रधानाचार्य ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में स्थित प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय की छात्राएं सड़क शाप मनचलों से परेशान हैं। स्कूल आने जाने के दौरान मनचले अक्सर छात्राओं को परेशान करते हैं। जब स्थिति हद से बाहर हो गई तो छात्राओं ने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की। स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी पुलिस को देकर सुरक्षा की मांग की है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छानबीन शुरू करते हुए पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय में 500 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं। छात्राओं का आरोप है कि कुछ मनचलों द्वारा स्कूल आने के दौरान उन्हें परेशान किया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को जब छात्राएं स्कूल की छुट्टी के बाद घर वापस जा रही थीं, तब कार में सवार 2 युवकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अपशब्द बोले। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल आने और छुट्टी के बाद घर जाने के दौरान रास्ते में कुछ मनचले युवक लगातार लड़कियों पर कुछ न कुछ कमेंट पास करते हैं। ऐसा ही सोमवार के दिन मामला सामने आया। जब लड़कियां स्कूल से घर वापस लौट रही थीं, तभी कार से आए युवक उनसे मोबाइल नंबर मांगने लगे। जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो युवक छात्राओं को धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पलामू में डीसी ने की नगर निकायों की समीक्षा, विकास योजनाओं में तेजी लाने और पारदर्शिता बरतने के दिए निर्देश। उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में मंगलवार को जिले के विभिन्न नगर परिषद, नगर पंचायतों और मेदिनीनगर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं की अद्यतन जानकारी ली गई और संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। डीसी ने सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने जुडको द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में और गति लाने की बात कही। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 23 में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए बताया गया कि कार्यादेश निर्गत होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और अब तक लगभग 10% कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा अमृत योजना के तहत चल रही परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पीएम आवास शहरी योजना की प्रगति पर भी जानकारी ली और निर्देश दिया कि जिन योजनाओं के टेंडर तो पूरे हो गए हैं लेकिन संविदक कार्य प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, उन टेंडरों को रद्द कर पुनः टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही नगर निगम को अपने क्षेत्र में रेवेन्यू का पुनर्मूल्यांकन यानी रीअसेसमेंट करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक के दौरान छतरपुर, हुसैनाबाद और हरिहरगंज नगर पंचायतों में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान अर्बन वाटर सप्लाई, बस व ऑटो स्टैंड निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता, स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन व मरम्मती, साफ सफाई व्यवस्था, होल्डिंग टैक्स वसूली, प्रॉपर्टी टैक्स, FSTP, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, पार्क निर्माण कार्य आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
गिरिडीह में अवैध कोयला तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 20 टन कोयला और 5 बाइक जब्त। गिरिडीह जिले में चल रही अवैध कोयला तस्करी पर रोक लगाने के लिए मंगलवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही की। एसडीएम श्रीकांत यशवंत बिस्पुते और एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में सुबह से ही कबरीबाद कोलियरी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई। अभियान के दौरान टीम ने मौके से 20 टन से अधिक अवैध कोयला बरामद किया और तस्करी में इस्तेमाल हो रही 5 मोटरसाइकिलें जब्त की। सभी जब्त वाहनों को मुफस्सिल थाना लाया गया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। सूत्रों के अनुसार बीते कुछ दिनों से कबरीबाद और आसपास के इलाकों में अवैध खनन और कोयला चोरी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। स्थानीय स्तर पर कई छोटे बड़े गिरोह रात के अंधेरे में कोयला निकालकर ट्रैक्टर, बाइक और छोटे वाहनों से उसकी तस्करी कर रहे थे। लगातार मिल रही गुप्त सूचनाओं के बाद प्रशासन ने ये संयुक्त कार्यवाही की। छापेमारी के दौरान टीम ने कोलियरी के विभिन्न मार्गों और छिपे ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। कई संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। एसडीएम श्रीकांत यशवंत बिस्पुते ने बताया कि माइनस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि गिरिडीह पुलिस आने वाले दिनों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान और तेज करेगी। जिले के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी ताकि कोयला माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि अब पुलिस खनन स्थलों के आसपास गश्त बढ़ाएगी और तस्करी में शामिल लोगों की संपत्तियों की जांच भी कराई जाएगी। प्रशासन का ये सख्त रुख संकेत देता है कि जिले में अब अवैध कोयला कारोबार को किसी भी सूरत में नहीं चलने दिया जाएगा। पलामू के झाड़ियों में छिपाई गई 2000 लीटर अवैध देशी शराब बरामद, पुलिस की छापेमारी में एक गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। इसी कड़ी में नावाडीह कजराट रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में अवैध शराब छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर एसडीपीओ की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मौके से एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और देशी शराब की 52 बोरी छबली शराब तथा 10 बोरी नमकी देशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कुल मात्रा लगभग 2000 लीटर बताई जा रही है। इस मामले में राजन कुमार सिंह पिता सुनील सिंह निवासी ग्राम कजराट नवाजी डी थाना हुसैनाबाद को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। छापेमारी दल का नेतृत्व एएसआई सोनू कुमार गुप्ता ने किया। टीम में अमर कुमार, घनश्याम प्रसाद, फेकन राम, विवेक कुमार सहित मवाजी डी करमाताड़ पुलिस की टीम शामिल रही। झारखंड में नक्सल हिंसा में मारे गए 5 पीड़ितों के परिवारों को करीब 10 साल बाद मिलेगा मुआवजा। झारखंड में नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों को करीब 10 साल बाद मुआवजा मिलने जा रहा है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि पीड़ितों के परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजे की राशि वितरित की जाए। जारी आदेश के अनुसार गुमला, लातेहार, चाईबासा और देवघर जिलों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए 5 लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। देवघर जिले के विष्णु प्रसाद, जो 8 नवंबर 2008 को नक्सली हिंसा में मारे गए थे, उनकी पत्नी हमेती दिव्या को 1 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। चाईबासा जिले के बुधनाथ हसापूर्ति, जिनकी हत्या 28 जून 2012 को हुई थी, उनकी पत्नी रामदी सोय को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। गुमला जिले के ऋतु बढ़ई, जो 12 अगस्त 2013 को नक्सली हमले में मारे गए थे, उनकी पत्नी बालो सोए को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। लातेहार जिले के सलमान अंसारी, जिनकी मृत्यु 18 अगस्त 2013 को नक्सली हिंसा में हुई थी, उनकी पत्नी शब्बा प्रवीण को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं चाईबासा जिले के कैलमेंट बरजो, जो 30 अगस्त 2016 को नक्सली हिंसा में मारे गए थे, उनकी पत्नी सुनीता को भी 1 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। साहिबगंज डीसी के जनता दरबार में लोगों ने रखी समस्याएं। उपायुक्त ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का दिया निर्देश। साहिबगंज में आयोजित जनता दरबार में सैकड़ों ग्रामीण और शहरी नागरिक अपने मुद्दों के साथ पहुंचे और सीधे जिला प्रशासन के मुखिया उपायुक्त हेमंत सती के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। जनता दरबार में भूमि विवाद, पेंशन भुगतान, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली आपूर्ति, शिक्षा व्यवस्था और अन्य विभागीय मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। उपायुक्त हेमंत सती ने प्रत्येक शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत बातचीत कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन का उद्देश्य हर नागरिक को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है।
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभागों को अपने स्तर पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को सौंपनी होगी ताकि मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। साहिबगंज जिले में हर मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिससे आमजन बिना किसी मध्यस्थ के सीधे प्रशासन के सामने अपनी बात रख सकते हैं। इस दौरान जिला नियोजन पदाधिकारी एवं जन सूचना प्रकोष्ठ प्रभारी मनोज मंजीत भी मौजूद रहे। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि आवेदन प्राप्त होने पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जनता दरबार की ये व्यवस्था शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ साथ लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास भी बढ़ा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।